नमस्कार रेल साथियों। हम सोल्व कर रहे थे रायपुर डिवीजन का जेई इंटरमीडिएट CNW 25% कोटा का जेई का पेपर सोल्व कर रहे थे और उसमें हमने 1 से 33 प्रश्नों तक हल कर लिए थे। तो आगे के प्रश्न देख लेते हैं, 33 से आगे के देख लेते हैं। यहाँ पे जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं 33 तक हमने सोल्व कर लिए थे। कमेंट्स और रीचेकिंग के आधार पे दो प्रश्नों के उत्तर हम यहाँ चेंज कर रहे हैं। कमेंट्स और रीचेकिंग के आधार पर हम दो प्रश्नों के उत्तर यहाँ चेंज कर रहे हैं ताकि वो आपके गलत नहीं हो और भविष्य में आप जेई के एग्जाम में बैठ रहे हैं तो उसमें आप कंफ्यूज नहीं हो। तो करेक्शन करना हमारी जिम्मेदारी है ताकि आप तक गलत नॉलेज नहीं पहुंचे। अगर फिर भी कोई गलती होती है तो हमें सुधार करने के लिए हम उसमें प्रतिबद्ध हैं आपके प्रति, ताकि आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं हो एग्जाम में। ऐसा हमारा उद्देश्य है, ऐसी हमारी भावनाएं, ऐसी हमारी सोच है। तो कमेंट्स और रीचेकिंग के आधार पे हम यहाँ दो प्रश्नों का उत्तर चेंज कर रहे हैं। तो सबसे पहले चलते हैं, एक 10 नंबर का प्रश्न है। दस नंबर में जो हमने आपको बताया कोचिंग, ये जो 10 नंबर का प्रश्न है, कोचिंग ट्रेन के कंट्रोलर रिजर्वायर में कितना प्रेशर होता है। व्हाट इज द प्रेशर ऑफ कंट्रोल रिजर्वायर इन कोचिंग ट्रेन्स। तो यहां जो हमने इंडिकेट कर रखा है ये CR कैपेसिटी है। ये आपकी कंट्रोल रिजर्वायर CR की फुल फॉर्म होती है आपके कंट्रोल रिजर्वायर। जो नए लड़के हैं, रेलवे में नए लड़के भर्ती हुए हैं, टेक्नीशियन 3rd में आए हैं, वो अभी काफी चीजों को जैसे CR का मतलब भी नहीं जानते कि CR का मतलब क्या होता है। तो एक एवरेज स्टूडेंट को लेके हमको इस मंच पर, इस प्लेटफार्म पर हमको एक एवरेज स्टूडेंट को लेकर के काम करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हम एक बहुत इंटेलिजेंट रेल साथी को बेस बना के काम करें, और ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल लो है उसको बेस करें। हमको एक एवरेज के हिसाब से चलना पड़ता है, एवरेज रेल साथी के हिसाब से चलना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि जिसके एग्जाम में 90% नंबर आ रहे हैं उसको बेस बना के हम चलें, और ऐसा भी नहीं है कि एक 20% या 30% नॉलेज रखता है, अभी नया भर्ती हुआ है रेलवे में, उसको बेस बना के चलें। हमको जो यहाँ चलना पड़ता हो एक एवरेज रेल साथी के हिसाब से चलना पड़ता है। तो यहाँ CR की जो फुल फॉर्म है वो कंट्रोल रिजर्वायर होती है, और इसकी जो CR की कैपेसिटी होती है वो कैपेसिटी जो होती है कोचिंग में 6 लीटर होती है। कोचिंग में 6 लीटर होती है। काफी किताब और नोट्स में 9 लीटर दे रखा है जो कि गलत है, इसको 6 लीटर ही आप हमेशा करना है। और ये गुड्स में भी 6 लीटर होती है। अब ये बिल्कुल सही है आपका, यहाँ दोनों में कोचिंग और गुड्स में जो CR कैपेसिटी होती है वो आपके 6 लीटर होती है, गुड्स में भी 6 लीटर है। यहाँ पे जो इन्होंने जो पूछा था प्रश्न में, वो पूछा था प्रेशर, CR प्रेशर पूछा था। यहाँ CR प्रेशर पूछा था। CR जो प्रेशर होता है, वो जो CR प्रेशर होता है आपके, वो होता है 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर ये होता है। तो 10 में 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर आपका CR का प्रेशर हो जाएगा। और जो कैपेसिटी होती है वो कोचिंग और गुड्स में दोनों में 6 लीटर होती है। इसके अलावा एक प्रश्न और है, वो आपके ड्राफ्ट गियर से संबंधित है। आपके दो ड्राफ्ट गियर हैं, एक
361 है, ये प्रश्न संख्या 22 है, एक 361 है और एक MK50 है। तो यहाँ हाई कैपेसिटी ड्राफ्ट गियर के बारे में पूछा था, जो हाई कैपेसिटी, हालांकि ड्राफ्ट गियर ये दोनों है, लेकिन यदि हम हाई कैपेसिटी ड्राफ्ट गियर की बात करते हैं तो MK50 इसमें राइट आंसर है। तो जो 22वां प्रश्न है उसमें MK50 राइट प्रश्न होगा। MK50 इसमें राइट आंसर होगा। चलिए ये आप क्लियर कर लीजिएगा। अब चलते हैं अपन 34 में चलते हैं, 35 तक हो गया था। LHV कोच की अधिकतम राइडिंग इंडेक्स क्या है? तो LHV कोच का जो राइडिंग इंडेक्स होता है वो 2.50 से 2.75 होता है। 2.50 से 2.75 होता है। और ये होता है LHV का। और यदि हम यहाँ ICF और RCF की बात करें, ICF और RCF की बात करें, तो ICF RCF की बात करें तो वो होता है आपका 3.21 से 3.50, ये आपका ICF का होता है, ICF RCF का होता है। तो यहाँ इन्होंने अधिकतम राइडिंग इंडेक्स पूछा है, नहीं तो राइडिंग इंडेक्स 2.50 भी है और 2.75 भी है। ये LHV कोच के दोनों राइडिंग इंडेक्स हैं, लेकिन यहाँ इन्होंने अधिकतम पूछ लिया मैक्सिमम, यानी मैक्सिमम राइड इंडेक्स फॉर LHV कोच इज। तो मैक्सिमम आपका 2.75 हो जाएगा और मिनिमम आपका 2.50 हो जाएगा। तो ये कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं है। अगर वो केवल राइडिंग इंडेक्स पूछता है तो आपका 2.50 हो जाएगा, लेकिन यहाँ मैक्सिमम की शर्त दे दी तो मैक्सिमम की शर्त आपकी 2.75 हो जाएगी। तो 34 में यहाँ आपका ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये जो प्रश्न है DV इज डायरेक्टली माउंटेड ऑन, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण प्रश्न है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये जो DV इज डायरेक्टली, यानी DV का मतलब डिस्ट्रीब्यूटर वाल, इज डायरेक्टली माउंटेड ऑन, तो ये कॉमन पाइप ब्रैकेट पर सीधा माउंट रहता है। DV निम्न में से किस में सीधा माउंट रहता है? तो ये कॉमन पाइप ब्रैकेट पर माउंट रहता है। इसके बाद प्रश्न है, ये स्टोर से संबंधित है। जो 36 जो प्रश्न है वो स्टोर से संबंधित है। निम्न में से कौन सा इन्वेंट्री कहलाता है? विच ऑफ फ्लोइंग इज कॉल्ड इन्वेंट्री? तो यहाँ जो तैयार माल है, फिनिश गुड्स है, कच्चा माल है, रॉ मटेरियल है, स्क्रैप है, तो ये जो ये सभी हैं तीनों, फिनिश्ड गुड्स, रॉ मटेरियल, स्क्रैप, ये तीनों, ऑल ऑफ दीज, ये तीनों ही इन्वेंटरी माल कहलाते हैं। विच ऑफ फ्लोइंग इज कॉल्ड इन्वेंटरी? ये तीनों ही इन्वेंटरी कहलाते हैं। तो यहाँ ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ऑप्शन डी इज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम बात करें प्रश्न 37 की। प्रश्न नंबर 37 है, द आइटम विच हैव नॉट बीन इश्यूड for past 2 years and are not likely to be used within next 2 years are known as? Your answer is correct answer option C, dead surplus store। जिन वस्तुओं का पिछले 2 वर्ष से जारी नहीं किया गया और जिन्हें अगले 2 वर्षों के भीतर उपयोग किए जाने की कोई संभावनाएं नहीं है, उसे क्या कहते हैं? उसे डेड सरप्लस स्टोर कहते हैं। उसे डेड सरप्लस स्टोर कहते हैं। उसे डेड सरप्लस स्टोर कहते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, WLRRM लगेज रूम क्षमता है। देखिए ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छा है, और इसको बहुत गौर से देखिएगा। ये जो WLRRM
आर एम है, LWLRR एम है, ये आपके LHB लिंक होफमैन बुश LHB पावर कार LHB पावर कार LHB पावर कार का कोड है LWLRRM। एक चीज तो यहाँ ये ध्यान रखने वाली बात है। दूसरी जो इसका जो लगेज रूम की जो इसने पूछी है, कैपेसिटी ऑफ लगेज रूम ऑफ WLRRM। ये एल नहीं है यहाँ पे, WLRRM है, ये WLRRM है। तो ये LHB पावर कार का कोड है, ये जो आपके WLLRM है, ये LHB पावर कार का कोड है। तो इसके जो लगेज रूम की कैपेसिटी होती है वो होती है इसके 5 टन, वो होती है इसके 5 टन। और इसमें जो बोगी लगती है वो बोगी लगती है इसमें आपके 16.25 टन की बोगी लगती है, क्योंकि ये AC पावर कार कोच होता है, इसलिए ये 16.25 टन की बोगी लगती है। क्यों लगती है 16.25 टन की? क्योंकि ये AC पावर कार कोच होता है। जो WLLRM है वो AC पावर कार कोच होता है, इसलिए AC है तो इसमें 16.25 की लगेगी। और यदि नॉन AC होता है तो उसमें 13 टन की बोगी लगती है, तो यहाँ 16.25 टन की बोगी लगेगी। इसमें तीनों प्रश्न आपको ध्यान में रखने हैं। पहला आपको ध्यान रखना है कि LHB पावर कार का कोड क्या है, तो वो होता है WLLRM। ये कोड आपको याद रखना है, ये LHB पावर कार का कोड होता है जो परीक्षा में पूछा जाता है, ये कोड। दूसरा, आप स्कूल में लगेज रूम की कैपेसिटी 5 टन होती है, ये याद रखना है। तीसरा, इसमें याद रखना है कि इसमें कितने टन की बोगी लगाई जाती है, तो इसमें 16.25 टन की बोगी लगाई जाती है। यहाँ प्रश्न पूछा है जो कैपेसिटी ऑफ लगेज रूम ऑफ WLLRM पूछा, तो ये 5 टन इज करेक्ट आंसर यहाँ आपका हो जाएगा ऑप्शन बी में। चलिए अब जो नेक्स्ट प्रश्न है, उन्होंने D3 शेड्यूल की अवधि पूछी है। यहाँ D3 शेड्यूल की अवधि पूछी है यहाँ, तो इसमें D3 शेड्यूल की अवधि क्या होगी? तो ये जो आप देख रहे हैं ऑप्शन में 6 मंथ प्लस माइनस 15 दिन, ये D3 है। और ये 3 मंथ प्लस माइनस, यहां इसको 7 कर लीजिएगा, सॉरी 3 दिन है, ये D2 की है। और ये 1 मंथ प्लस माइनस 1 डे, ये आपके D1 की है, ये आपके D1 की है। 1 मंथ प्लस माइनस 1 डे। और ये तो यहाँ पे जो D3 की अवधि है वो 6 मंथ प्लस माइनस 15 दिन हो जाएगा। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा 39 में, वो सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर होगा 39 में। फिर जो नेक्स्ट है वो है SS1 की अवधि है। अब यहाँ SS1 की अवधि की बात करते हैं, तो यहाँ तीनों को ही समझ लेते हैं, यहाँ समझा देता हूं मैं हूं। सॉफ्ट शेड्यूल SS1 का होता है, सॉफ्ट शेड्यूल SS1 का होता है सॉफ्ट शेड्यूल 1। और यहाँ आप देख लेते हैं SS2 सॉफ्ट शेड्यूल 2, और यहाँ देखते हैं सॉफ्ट शेड्यूल 3। तो ये जो आपके SS1 है, ये होता है आपके 18 माह प्लस माइनस इसको 30 दिन कह लो,
चाहे इसको प्लस माइनस 1 महीना कह लो, एक ही बात है। और ये होता है किलोमीटर में आपके 6 लाख किलोमीटर, जो भी पहले हो, जो भी पहले हो। फिर दूसरा आपका SS2, ये होता है आपके 36 मंथ, ये होता है आपके 36 मंथ, और इसमें आ जाएगा 12 लाख किलोमीटर, 12 लाख किलोमीटर जो भी पहले हो। और तीसरा जो है आपके वो है SS3, ये होता है आपके 72 मंथ, 72 मंथ होता है। इसको आप 6 साल बोल सकते हैं, इसको आप 3 साल बोल सकते हैं, और 18 को आप 1/2 साल बोल सकते हैं। तो ये होता है 6 वर्ष 72 मंथ और 24 लाख किलोमीटर, 24 लाख किलोमीटर जो भी पहले हो। तो यहाँ SS1 का पूछा है, इसलिए यहाँ 18 माह प्लस माइनस 30 दिन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 40 में ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। फिर जो आपका है प्रश्न नंबर 41 है, SS थर्ड की अवधि क्या है? तो SS थर्ड की मैंने अभी आपको यहाँ बताई, 72 मंथ, या इसको अपना 6 साल बोल सकते हैं, और 24 लाख किलोमीटर जो भी पहले हो। तो यहाँ पे इसको 72 मंथ को 6 वर्ष बोल सकते हैं, तो 6 वर्ष यहाँ लिखा है, तो ये सी आंसर इज करेक्ट। अब यहाँ जो नेक्स्ट प्रश्न है वो है आपके, निम्न में से किस ग्रुप में CNW का पार्ट्स आता है? अंडर विच ऑफ फॉलोइंग ग्रुप CNW पार्ट्स आर लिस्टेड? तो यहाँ जो 30 से जो 39 होता है वो आपके CNW पार्ट्स का आता है, ठीक है। और जो आपसे 10 से 19 का है, 10 से 19 का है, वो लोकोसेड का आता है, वो आपके लोकोसेड का पार्ट्स आता है, ठीक है साथियों। और जो आपके 21 से 28 आता है, 21 से 28 आता है, वो आपके इलेक्ट्रिक पार्ट्स आता है। तो यहाँ इन्होंने क्या पूछा है? यहाँ इन्होंने पूछा है कि अंडर विच ऑफ फ्लोइंग ग्रुप CNW पार्ट्स आर लिस्टेड, तो वो आपका 3 से 39 हो जाएगा, CNW का 30 से 39 हो जाएगा। तो यहाँ राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। और ये जो 10 से 19 है ये आपके लोकोसेड पार्ट्स है, और ये जो 21 से 28 है ये आपके इलेक्ट्रिक लोकोसेड है। तो चलिए आगे का करते हैं। ये जो आप PL नंबर से संबंधित स्टोर का प्रश्न है, जो 463 है, वो स्टोर से संबंधित प्रश्न है। तो यहाँ पे जो स्टोर से संबंधित है वो PL नंबर दिया हुआ है। तो यहाँ जो स्टोर से संबंधित है ये PL नंबर दिया हुआ है 2107 74 और 119। तो ये जो आता है इसमें जो लास्ट का अंक है, इसके लिए पूछ रहा है, जो लास्ट का अंक है 9 में से किसको सूचित करता है? यानी कि इन PL नंबर 21074119 व्हाट डज 9 इंडिकेट्स। तो ये चेक डिजिट होता है, जो लास्ट का अंक होता है PL नंबर में, PL नंबर में जो लास्ट का अंक होता है वो चेक डिजिट होता है। और ये जो आपका होता है, ये जो आपका होता है शुरू के 2 अक्षर होते हैं, ये आपका जो शुरू के 2 अंक है वो ग्रुप होता है, वो 2 अंक का होता है, जिसको अपने मेजर हेडिंग बोल सकते हैं। मेजर हेडिंग शुरू के 2 अंक है जो मेजर ग्रुप है, माइनर ग्रुप। और ये जो आगे के 2 अंक हैं
वो सब ग्रुप में आते हैं, वो आपके सब ग्रुप में आते हैं। और जो ये 3 अंक है वो मेजर में आते हैं, मेजर हेडिंग है इनकी 3 की। तो ये डिटेल इस प्रकार से होती है, ग्रुप, सब ग्रुप, और ये 411 और ये 9 लास्ट का चेक डिजिट। तो सब ग्रुप के जो अंक होंगे वो 2 अंकों को छोड़ के आगे के होंगे। और ये आपको माइनर ग्रुप कह सकते हैं इसको, 2 पॉइंट जो शुरू का ग्रुप होता है उसके आगे का सब ग्रुप होता है। ये जो मेन है मेजर हेडिंग ये 411 पीएल नंबर में। तो यहाँ जो आंसर होगा पीएल नंबर का वो आपके जो आंसर होगा वो चेक डिजिट होगा, वो आपके चेक डिजिट हो जाएगा। तो इसको पीएल नंबर, ये जो है ये स्टोर का प्रश्न है, इसको बहुत अच्छी तरह से आपको स्टोर के 4-5 प्रश्न होते हैं। आपको स्टोर से संबंधित जानकारी रखना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि काफी एग्जाम में स्टोर से संबंधित प्रश्न आते हैं। तो इनको आपको रखना बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ मैं जो पीएल नंबर है इसके बारे में यहाँ डिटेल से बता देता हूँ एक बार, ताकि आपका ये प्रश्न कभी गलत नहीं हो। तो यहाँ मैं एक बार बता देता हूँ, यहाँ कहाँ, यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे ये है आपका 210 और फिर ये क्या है मेरी समझ में नहीं आ रहा था, तो एक बार डस्टर से साफ करना पड़ेगा इसको। इसको कंप्लीट ही समझा देता हूँ ताकि आपके आगे भविष्य में दोबारा गलत नहीं हो ये। चलिए, हाँ तो यहाँ ले लेते हैं इसको 210 तो ले लिया, और यहाँ 74 ले लेते हैं, फिर इसके बाद 119 ले लेते हैं। तो ये 210, 74 और 119, तो ये जो लास्ट का है ये तो आपका चेक डिजिट हो जाएगा। और जो ये शुरू के 2 अक्षर हैं 21, जो शुरू के 2 अक्षर हैं 21, ये आपका मुख्य वर्ग हो जाएगा। मुख्य वर्ग को आप क्या बोल सकते हैं, मुख्य वर्ग को आप मुख्य वर्ग हो जाएगा, ये मेन वर्ग जिसको मुख्य वर्ग बोलते हैं। और ये जो आपका है 07, इसको आप सब ग्रुप में ले सकते हैं, यानी कि उपवर्ग में ले सकते हैं, उपवर्ग, यह आपका उपवर्ग हो जाएगा। और ये जो शुरू के 2 अंक हैं 21, ये मुख्य वर्ग हो जाएगा। उसके बाद जो ये 3 अंक हैं 411 हैं, ये मध्य संख्या हो जाएगी आपकी, ये आपकी मध्य संख्या हो जाएगी, ये आपकी मध्य संख्या हो जाएगी। 21, 07, 411, 9। तो यहाँ पे अगर अपन बात करें 21 की, तो ये मुख्य वर्ग, 07 हो जाएगा आपका उपवर्ग, और 411 हो जाएगा आपका मध्य संख्या। 400 जो 3 अक्षर हैं ये 411, ये मध्य संख्या हो जाएगी, और जो 9 हो जाएगा वो चेक डिजिट हो जाएगा। तो यहाँ जो आंसर है चेक डिजिट हो जाएगा आपका। चलो ठीक है। डेड स्टॉक कितने समय से सत्यापन करते हैं, तो ये 2 वर्ष में सत्यापन करते हैं। यहाँ किसी ऑप्शन में नहीं है, तो अपन ये बी ले सकते हैं, लेकिन 2 वर्ष का आप ध्यान रखें, ये 2 वर्ष होता है इसका समय। डेड स्टॉक का समय जो होता है वो 2 वर्ष होता है। 24 माह जिसको बोल सकते हैं डेड के लिए, डेड स्टॉक के लिए 24 माह। तो यहाँ 24 माह का मतलब आपका 2 वर्ष। तो यहाँ सी भी नहीं लेते, यहाँ 3 वर्ष है, तो यहाँ राइट इसका जो आंसर होगा वो 2 वर्ष होगा, 24 माह। ठीक है, नेक्स्ट है इम्प्रेस्ड स्टोर। यहाँ जो इम्प्रेस्ड स्टोर होता है उसका कितने समय में अंतराल में सत्यापन किया जाता है, ये पूछ रहा है। द स्टॉक ऑफ इम्प्रेस स्टोर्स आर वेरीफाइड आफ्टर वेरी।
तो उसके लिए यहाँ टाइमिंग दिया गया है 6 मंथ, 2 ईयर्स, 1 ईयर और नॉन ऑफ दीज। तो जो इम्प्रेस स्टोर होता है वो होता है आपके जैसे रनिंग शेड है, गाड़ी परीक्षण गाड़ी परीक्षण है स्टेशनों पर आदि पर जो चल स्टॉक की मरम्मत और अनुक्षण में जो रोजाना जरूरत पूरी करने के लिए जो उद्देश्य से स्थायी अग्रिम के रूप में स्टॉक में जो रखे जाते हैं मद, उनको हम इम्प्रेस्ड स्टोर में ले सकते हैं। जैसे रनिंग शेड है, गाड़ी परीक्षण स्टेशनों पर गाड़ी परीक्षण है, तो उनमें जो चल स्टॉक की मरम्मत और अनुक्षण होता है, तो जो वहाँ परिचालन के संबंध में जो रोजाना जरूरतों को जहाँ रोज जिसकी जरूरत पड़ती है उस उद्देश्य से यदि अपना स्थायी रूप से अगर स्टोर में हम स्टॉक रखें तो वो इम्प्रेस स्टोर के अंतर्गत माना जाता है। तो उसके लिए यहाँ सत्यापन किया जाता है, तो इसके लिए कोई सत्यापन नहीं किया जाता, वो रोजाना की आवश्यकता, तो रनिंग शेडों में स्टेशन पे जो गाड़ी परीक्षण होता है वो रोजाना की आवश्यकता होती है, तो उनका कोई सत्यापन नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ 6 माह, 2 वर्ष, 1 वर्ष, तो यहाँ जो आंसर बनेगा आपका ऑप्शन डी बनेगा, कोई नहीं। तो यहाँ 45 में डी आंसर बनेगा आपका। प्रश्न संख्या यहाँ 46 है। BCNHL वैगन में किस प्रकार का वेल्डिंग इलेक्ट्रोड मरम्मत में उपयोग किया जाता है? SSCSS। तो यहाँ जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा क्लास M1। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड यूज्ड फॉर वेल्डिंग रिपेयर्स ऑन BCNHL वैगन SS to SS। तो ये आपके क्लास M1 आ जाएगा, C। नेक्स्ट है MS से MS वेल्डिंग के लिए किस प्रकार का इलेक्ट्रोड प्रयोग करता है? ये जो क्लास M1 था ये SS से SS था। अब जो पूछा है वो पूछा है MS to MS पूछा है। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड यूज फॉर वेल्डिंग MS, तो ये आपका क्लास A1 आ जाएगा, ये आपका क्लास A1 आ जाएगा। ये MS से MS है और ये SS to SS है और ये आपके MS से MS है। प्रश्न नंबर 48 है। बॉक्स एस वैगन का एक्सल लोड कितना होता है? द एक्सल लोड ऑफ बॉक्स NS वैगन का लोड कितना होता है? तो ये 25 टन होता है। बॉक्स NS, तो ये 25 टन होता है। नेक्स्ट है MBS में ब्रेक सिलेंडर में इम्पीटी कंडीशन में प्रेशर अनुमति है, तो वो हो जाएगा आपका 2.2 प्लस माइनस 0.25 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अब ये जो प्रश्न है ये बहुत ही अच्छा है, इंपॉर्टेंट है। 50 है। ब्रॉडगेज ब्रेक वैन की पीओच अवधि क्या है? तो ये 2 साल है। ये पीओच पीरियोडिटी ऑफ बीजी ब्रेक वैन्स, तो इसमें आपका 2 वर्ष आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। और ये जो 51 नंबर का प्रश्न है ये भी बहुत अच्छा है। AC ICF RCF कोचों में कितनी आपातकालीन खिड़कियां होती हैं? तो ये 4 आपातकालीन खिड़कियां होती हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है। हाउ मेनी इमरजेंसी विंडोज आर प्रोवाइडेड इन AC ICF RCF कोच? तो ये 4 होती है, ठीक है। और प्रश्न नंबर जो 52 है वो भी बहुत अच्छा प्रश्न है। ICF कोच में ट्रॉली पर शरीर का भार कहां से स्थानांतरित किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैक्सिमम बार रिपीट होता है, ये प्रश्न बहुत ही अच्छा है। मैक्सिमम बार ये रिपीट होता है, यानी कि फ्रॉम वेरी इज द वेट ऑफ द बॉडी ट्रांसफर्ड ऑन ट्रॉली इन एन ICF कोच? तो ये आपका साइड बियरर इसमें आंसर आ जाएगा और ये बहुत ही सुपरहिट प्रश्न है और इसको रट लीजिएगा। ये विभिन्न डिवीजनों की विभिन्न परीक्षाओं में बार बार रिपीट होता है, तो एक तो आपको इसको रटना है और एक पीछे गया एक्सल गाइड लेटर पार्सुमेंट मूवमेंट, वो एक्सल गाइड होता है, उसमें आपके एक्सल गाइड होता है। तो एक तो एक्सल गाइड, एक साइड बियरर, दोनों बहुत बार रिपीट होते हैं। चलिए नेक्स्ट है ICF RCF कोच के रेल स्तर से ऊंचाई कितनी है? तो आपके जो रेल स्तर से जो ऊंचाई दे रखी है, द हाइट फ्रॉम रेल लेवल ऑफ ICF RCF कोच इज, यानी ICF RCF कोच के
रेल लेवल से कितनी ऊंचाई होती है। तो यहाँ जो ऑप्शन ए दे रखा है उसमें दे रखा है 3886, और दूसरा जो ऑप्शन दे रखा है उसमें 4025, और तीसरा जो ऑप्शन दे रखा है वो दे रखा है आपके 3991, और चौथा दे रखा है 3251। तो यहाँ पे आई शेप आर शेप की बात हो रही है, तो आई शेप आर शेप में आपके हो जाएगा रेल स्तर से कोचों की रेल स्तर से ऊंचाई, तो ये आपके रेल स्तर से हो जाएगी आपकी 40-25 mm। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। और यही यदि अपने इनकी बात करें आईसीएफ कोर्स की विड्थ की बात करें जो कि शुरू में आया था, विड्थ में इनमें हो जाएगी 32-45, ये हो जाएगी आईसीएफ आरसीएफ में, और एलएचबी में हो जाएगी आपकी 32-40। उसी प्रकार हम एलएचबी की लंबाई की बात करें तो एलएचबी कोच की लंबाई होती है 23,540 mm, ये आपके एलएचबी की होती है। और आईसीएफ आरसीएफ की बात करें, आईसीएफ आरसीएफ की बात करें तो ये होती है आपके 21,337 mm, एलएचबी की 23,540, आईसीएफ आरसीएफ की 21,337 mm। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बीआरएन वैगन का सकल भार है तो वो 81.3 टन है। ग्रोस लोड ऑफ द बीआर वैगन इज, तो 81.3 टन है, ये सीधा सीधा याद रखना है। नवनिर्मित बॉक्स एनएचएल वैगन के लिए पीओच की आवश्यकता क्या है, तो वो 6 वर्ष है। नवनिर्मित की 6 वर्ष है, यानी 6 वर्ष का मतलब 72 माह, 6 वर्ष का मतलब 72 माह, 72 मंथ्स। तो ये आपके 55 में डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 56 नंबर है, किसी भी कोच की गहन सफाई एक अंतराल के बाद की जाती है। द इंटेंसिव क्लीनिंग ऑफ एनी कोच इज कैरिड आउट आफ्टर एन इंटरवल ऑफ, तो वो 1 मंथ है, वो आपका आंसर 1 मंथ है। तो यहाँ 56 में आपका आंसर ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 57 है साथियों, कोच की पानी की टंकी की सफाई के लिए अंतराल क्या है, तो कोच की पानी की टंकी की जो सफाई की जाती है वो 1 महीने के अंतराल पे की जाती है, यानी व्हाट इज द इंटरवल फॉर क्लीनिंग कोच वाटर टैंक, तो ये ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर 1 मंथ। प्रश्न संख्या 58 है, एक यात्री ट्रेन से जुड़ी किसी भी ओसीवी अदर कोचिंग व्हीकल के पीओज पीरियोडिक ओवरहॉलिंग के लिए आवश्यकता क्या है, तो वो 24 मंथ है, 24 मंथ है। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा 24 मंथ। व्हाट इज द पीरियोडिसिटी फॉर द पीओच ऑफ एनी अदर कोचिंग व्हीकल अटैच्ड टू ए पैसेंजर ट्रेन, तो 2.4 मंथ्स। योर आंसर इज करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। बायो टॉयलेट में प्रयुक्त बैक्टीरिया का प्रकार है, तो बायो टॉयलेट में एनारोबिक बैक्टीरिया डाला जाता है जो कि आपके 120 लीटर डाला जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखता है। और बायो इसका जो पीएच होता है बायो टैंक का वो आपका होता है 6 से 9, 6 से 9 होता है, पीएच मान इसका 6 से 9 होता है। और इसकी जो बायो टैंक की पटरी से जो ऊंचाई होती है आपकी वो 225 mm होती है, ये भी आपको पूछा जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है बायो टैंक से संबंधित। इसका पीएच मान होता है जो 6 से 9 होता है, और इसमें जो एनारोबिक बैक्टीरिया डाला जाता है वो 120 लीटर डाला जाता है। और इसका जो प्रभावी आयतन होता है वो आपके 300 लीटर होता है, और इसका जो खाली का वजन होता है वो 110 होता है, 110 लीटर होता है खाली का
100 खाली का जो होता है वो 110 केजी होता है और भरे हुए का 410 केजी होता है। भरे हुए का 410 केजी होता है। और इसकी जो रेड लेवल से बायो टैंक की ऊंचाई होती है वो 225 mm होती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इसमें एनारोबिक बैक्टीरिया डाला जाता है और इसका जो कितना डाला जाता है तो 120 लीटर डाला जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इसके जो बायो टैंक का पीएच मान होता है वो 6 से 9 होता है। और इसका जो प्रभावी आयतन होता है वो 300 लीटर होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए, तो यहाँ जो एनारोबिक बैक्टीरिया आ जाएगा 59 में ए आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 60 है, वॉशिंग लाइन पर डिब्बों में किस तरह पर डैशबोर्ड तेल बनाए रखा जा सकता है, तो ये 40 mm है। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, बार बार रिपीट होता है। व्हाट लेवल ऑफ डैशबोर्ड ऑयल इज बीइंग मेंटेन ऑन द कोचेज एट वॉशिंग लाइन, तो ये आपके 40 mm, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अब यहाँ पूछा है ग्रुप बी स्प्रिंग का रंग क्या है, तो मैं यहाँ आपको ट्रिक बताता हूँ। 61 के लिए इसके ग्रुप स्प्रिंग के लिए कोई भी कलर, स्प्रिंग ऑफ कलर के लिए मैं ग्रुप कलर ऑफ ग्रुप के लिए स्प्रिंग कलर ऑफ ग्रुप स्प्रिंग के लिए आपको ट्रिक बताता हूँ। पीनी है, पीनी है, पी से पीला, पी से पीला, नी से नीला और है से हरा। और ये हो जाएगा आपका ए, बी और सी। अब वो चाहे आपको कोई सा भी पूछे, चाहे वो ग्रुप ए का पूछे, चाहे ग्रुप बी का पूछे, चाहे ग्रुप सी का पूछे, अगर वो ए का पूछता है तो पीला हो जाएगा, ग्रुप बी का पूछता है तो ऑक्सफोर्ड नीलू होता है तो ये नीला हो जाएगा, और ग्रुप सी का पूछे तो हरा हो जाएगा। ट्रिक क्या याद करनी है, पीनी है, पीनी है, कुछ भी पीनी है, चाय पीनी है, कॉफी पीनी है, पानी पीना है, तो यहाँ आपको रखनी है पीनी है, पीनी है याद रखना है। तो पी से पीला, नी से नीला, है से हरा, और नीचे लिख देना है एबीसी, ये आपके ग्रुप हो जाएंगे। एबीसी क्या हो जाएंगे, आपके ग्रुप हो जाएंगे। तो यहाँ क्या पूछा है, यहाँ ग्रुप बी का पूछा है, तो ग्रुप बी का है क्या है, नीला, तो यहाँ अपना आंख मीच के लगा देंगे नीला। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा व्हाट इज द कलर ऑफ ग्रुप बी स्प्रिंग, तो ये बी का पूछा है तो ब्लू हो जाएगा। और यदि यहीं पे वो ए का पूछ लेता तो वो पीला हो जाता, और यहीं पे यदि वो आपको है का सी का पूछ लेता तो सी का ग्रीन हो जाता, सी का ग्रीन हो जाता, और आपके ए का येलो यानी पीला हो जाता, और ब्लू नीला यानी आपके बी का ब्लू यानी नीला हो जाता। तो ए फॉर पीला, बी फॉर नीला, सी फॉर हरा, यानी पीनी है, पीला नीला हरा। तो यहाँ ग्रुप में ए बी सी है, ए का पीला, बी का नीला, सी का हरा। तो अब ये चाहे वो ग्रुप बी का पूछे आपको, चाहे ग्रुप ए का पूछे, चाहे ग्रुप सी का पूछे, अब आप इसमें कंफ्यूज नहीं होगे। तो चलिए नेक्स्ट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बार बार रिपीट होता है। ये प्रश्न है आईसीएफ ट्रॉली में निम्नलिखित में से कौन सा भाग प्रदान नहीं किया जाता, यानी विच ऑफ द फ्लोइंग पार्ट इज नॉट प्रोवाइडेड इन एन आईसीएफ ट्रॉली इंटरगल कोच फैक्ट्री पेरम्बूर चेन्नई आईसीएफ ट्रॉली। तो इसमें ड्रैग लिंक होता है, इसको हिंदी में खींचे लिंक कहा जाता है। तो ये होता है विच ऑफ द फ्लोइंग पार्ट इज नॉट प्रोवाइडेड इन आईसीएफ ट्रॉली, आईसीएफ ट्रॉली में इनमें से कौन सा भाग प्रदान नहीं किया जाता, तो ड्रंक लिंक प्रदान नहीं किया जाता, ये आपका डी ऑप्शन हो जाएगा 62 में डी। अब ये प्रश्न जो 63 है ये भी बहुत अच्छा है, 63 को देख लेते हैं। पहिया गेज को किस पर मापा जाना चाहिए, तो ये ऑफ लोड कंडीशन में मापा जाना चाहिए, यानी कि द व्हील गेज शुड बी मेजर्ड ऑन, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है और बार बार आता है। द व्हील गेज शुड बी मेजर्ड ऑन, तो ऑफ लोड कंडीशन में मापना चाहिए। तो 63 का ए आंसर इज करेक्ट हो जाएगा आपका। फिर चलते हैं प्रश्न नंबर 64 है, वो देखते हैं 64 क्या कह रहा है। बीओवाई वैगन के पहिए की निंदा का यास है, तो ये आपके जो बॉक्स है इनका है वही इसका हो जाएगा 906 mm, और वही नए का हो जाएगा 1000 mm।
तो जो बॉक्स है इनका है वही इसका है, तो यहाँ आपका 906 mm हो जाएगा। द कंडेमिंग डायमीटर ऑफ व्हील ऑफ BOI वैगन इज, बोई वैगन इज, तो ये 906 mm हो जाएगा। नेक्स्ट है केसनब 22W, 22WM, 22WNL, 22WNL में साइड फ्रेम और बोस्टर के बीच नाम मात्र पार्श्व निकासी क्या है? तो वो 18 mm है। मैं आपको बता दूं, इसमें क्या है, ये ट्रॉलियों के प्रकार है। जो आपके वैगन में जो ट्रॉली लगती है वो वैगन में लगती है केसनब 22W, केसनब 22WM, केसनब 22NL, केसनब 22NLB। ये आपके जो वैगन का होता है उसकी ट्रॉलियां हैं। केसनब 22, इसकी बोगी जिसको अपन बोलते हैं, बोगी या ट्रॉली, जो भी आप बोलते हैं, ट्रॉली, बोगी, तो ये उनके नाम है। तो उनमें ये जो साइड फ्रेम और बोस्टर के बीच जो नाममात्र पार्श्व निकासी है वो 18 mm होती है। अंग्रेजी का देख लेते हैं। What is the nominal lateral clearance between side frame and bolster in case of 22W, 22WM, 22NL और 22NLB? तो यहाँ जो आपका आंसर होगा वो सी होगा, 18 mm। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ये सब ट्रॉलियों के प्रकार हैं जो वैगन में लगती है। कोच की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ वैगन की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है 66 है 22 को छोड़कर केसनब बोगी के सर्वर स्प्रिंग की नाम मात्र स्वतंत्र ऊंचाई है, तो 294 mm है। राइट आंसर 294 mm। यानी नॉमिनल फ्री हाइट ऑफ स्नबर स्प्रिंग, स्नबर स्प्रिंग ऑफ केसनब बोगी एक्सेप्ट 22HS, तो उसके लिए 294 mm हो जाएगी, 294 mm। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। तो ये थे साथियों आपका दूसरा पार्ट जो कि पूरा हो चुका है। अब हम नेक्स्ट पार्ट में 67 से 100 तक करेंगे, 67 टू 100 तक करेंगे। तब तक के लिए दीजिए आज्ञा, नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट 67 से करेंगे, तब तक के लिए दीजिए आज्ञा, थैंक यू वेरी मच। चलिए चलते हैं।